नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन मंगल का दिन और मंगल इतना होता हुआ बाजार में दिख नहीं रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी डे लो के आसपास कारोबार कर रहा है। आधा फीसदी की गिरावट के साथ 24,394 के लेवल पर कारोबार करता हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कल से दिक्कत परसिस्ट करती आ रही है। जिस तरीके से बिकवाली हावी होती 366 अंकों से ज्यादा की गिरावट 54,560 के लेवल पर डे लो के आसपास निफ्टी बैंक भी। यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखिए, ये भी बिकवाली का शिकार हुआ। आज 0.25% की गिरावट के साथ दोनों ही इंडाइसेस आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रेथ जाहिर तौर पर खराब दिखेगी जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। 1809 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव है, गिरकर कर रहे हैं कारोबार। वही बढ़ने वाले स्टॉक्स मात्र 675 जहां पे थोड़ी सी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर वो कौन से स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजल्ट के बाद लगातार तेजी। इसमें दूसरा दिन है आज। भारतीय एयरटेल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज खरीदारी और टाटा स्टील भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, उसके दूसरी ओर हैवीवेट्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल बाजार को। बैंक निफ्टी में भी वही हाल दिखेगा आपको। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई रिजल्ट खराब, लगातार दूसरे दिन दिक्कत। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सभी में मुनाफा वसूली गिरावट ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। मात्र एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो संभालने की कोशिश में लगा है फिलहाल। तो बाजार की स्थिति ये फिलहाल आपके स्क्रीन पर। सवाल यहाँ से ये कि क्लोजिंग बेल्स क्या कहते हैं, वहाँ पे नजर रहेंगी। यहाँ पे क्या कुछ करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी जुड़ चुके हैं और 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा जी और साथ ही हमारे साथ रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत करूंगी पवन जी आपसे। आज जिस तरीके से आप देखिए मार्केट में कल स्पेशल निफ्टी की बात करो तो कल अच्छी रैली देखने को मिली निफ्टी में, लेकिन आज प्रेशर में है। लेकिन क्या एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी बचाकर चल रहा है? क्या एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है निफ्टी? क्या पुल बैक देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए अभी थोड़ी तो गिरावट थमी है, 24,401 के लेवल पर आया है। आपका टेक? मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, कल भी मैंने जैसा निफ्टी में बताया था 24,500 के ऊपर काफी अच्छी कॉल राइटिंग थी और मार्केट 24,520 530 के आसपास वहीं से मार्केट ने पलटा। 24,400 एक क्रूशियल लेवल है। पुट राइटर्स काफी अच्छी क्वांटिटी में खड़े हैं वहां पर, करीब 1.5 करोड़ के पुट राइटर्स हैं वहां पर। तो 24,403 अगर सस्टेन करेगा तो ही मार्केट वापस से एक मोमेंटम में आएगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ से 24,200 का लेवल देखता हूँ। ओके, 24,403 का एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो सस्टेन करता है तो फिर एक मोमेंटम में आ सकता है, फिर पॉजिटिविटी दिख सकती है निफ्टी में स्पेशली, वरना फिर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। पवन जी का मानना है। ओम मेहरा जी आप बताइए, बैंक निफ्टी पे स्पेशली आपसे व्यू जानना चाहूंगे। जिस तरीके से लगातार दूसरा सेशन आज गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है, क्या ट्रेंड खराब हो गया बैंक निफ्टी का आफ्टर एसबीआई कोटक महिंद्रा रिजल्ट? जिस तरीके से डेंट उन दोनों स्टॉक्स में, मूड मॉल खराब दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी में? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि हम लास्ट प्रीवियसली 4 से 5 सेशन में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी आफ्टर एक सक्सेसिव राइज 52 वीक्स हाई के बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में गया है। ऑल्दो 54,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। जब तक ये 54,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता है तो एक म्यूटेड से स्टांस हमें देखने को मिल सकता है। वहीं ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो 55,100 के अगर लेवल्स के आसपास फिर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो एक कंसोलिडेशन फेज वाला ये थोड़ी कंटिन्यूटी यहाँ पे रह सकती है। ऑल्दो जैसे कि हमने देखा है कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में अंडर परफॉर्मेंस शो हो रहा है, तो मेजरली एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो मेजर शिफ्ट रहेगा वो निफ्टी की ओर रहना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा म्यूटेड स्टांस और 1 से 2 दिनों के लिए दिखा सकता है। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी में अपनाएं। और सचिन जी आप बताइए, जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में भी आज थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप भी देख लिए तो वहाँ पे भी परसिस्ट कर रहा है पेन। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, इंडाइसेस से दूर रह जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आज के लिहाज से स्पेशली ट्रेडर्स अपनाएं?
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडेक्स से बेटर है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अगर हम देखें तो आज भी बना हुआ है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, ऑटो स्टॉक्स हैं, एंड चुनिंदा कुछ अगर हम देखें तो फार्मा स्टॉक्स है जिसके अंदर कुछ मोमेंटम्स हैं। सो यहाँ मुझे लगता है कि लाइक आज के लिए स्पेसिफिकली अगर है तो इंडेक्स से बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, बिकॉज इंडेक्स हो सकता है कि एक रेंज में मूव करता हुआ नजर आए। लोअर साइड में 24,200 के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट्स निफ्टी के हैं, और जब तक वो सपोर्ट्स लेवल ब्रेक नहीं होते हैं मुझे लगता है बायस पॉजिटिव साइड के ही रखने चाहिए। वायर ऑन द हायर साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से निफ्टी जो है थोड़ा सा अभी साइडवेज टू मैं बोल सकता हूँ कि एक बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी मल्टीपल हर्डल्स हैं। ऑन दी हायर साइड 55,800, 56,150, ये एक इंपॉर्टेंट जोन्स जो है वो ऑन दी हायर साइड में बने हुए हैं, विच इज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस एरियाज। वाइल लोअर साइड में 54,000 अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे लगता है उसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली करीब 1000 से 1500 पॉइंट्स तक का भी फॉल जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। हमने कल भी बात की थी कि सेक्टर रोटेशंस नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, सो थोड़ा सा जो है वो सेक्टर रोटेशंस वाइज हमें देखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर ही फोकस रखना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर फोकस रखें, ये फिलहाल रणनीति हमारे तीनों खिलाड़ियों की तरफ से। मार्केट के ऊपर इंडेक्स से थोड़ी दूरी बना के रखें, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अपनाया, कुछ लेवल्स भी बता दिए गए हैं जहां पर आपको खासा ध्यान देना है। चलिए अब फटाफट से रखते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के आपके स्क्रीन पर। कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं, क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? तो सचिन गुप्ता जी लीड ले रहे हैं और इनका पोर्टफोलियो 2% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे ओम मेहरा जी है, इनका पोर्टफोलियो 1.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे पायदान पे पवन जी है, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट दिखाई है, नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में आए हैं और लगभग 0.14% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। ओम मेहरा जी का रखते हैं पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, कैसे थे यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से? तो फिलहाल जो स्टॉक्स गिनाए थे इन्होंने, इटर्नल वहां से प्रॉफिट बुकिंग की है, कौन कौन से एग्जिट कर चुके हैं, साथ ही अपार इंडस्ट्रीज को होल्ड कर रहे हैं और बिंदु से भी प्रॉफिट बुकिंग, इसके अलावा तानला प्लेटफॉर्म से कर लिया है इन्होंने एग्जिट। बताइए ओम जी, पहला पिक क्या होगा आज के सेशन के लिए? जी, पहला मेरा यहाँ पे पिक होगा यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स में। यहाँ पे बजाज ऑटो काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करंट भाव से यहाँ पे बाई करना है 8,008 का लेवल यहाँ पे चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7,900 का और टारगेट रहेगा 8,400 का। बजाज ऑटो, आज ऑटो पैक में कल भी तेजी थी, आज भी ग्रीन है ये सेक्टर पूरा। यहाँ पे आप खरीदारी की राय आती हुई ओम जी की तरफ से 8,400 का टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए, 7,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अब रखते हैं पोर्टफोलियो सचिन जी का आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति, क्या क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से, एक बार उस पर नजर, फिर साथ ही पिक की ओर भी बढ़ेंगे। तो आरती इंडस्ट्री से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, फैक्ट से भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, साथ ही सीईएससी से एग्जिट लिया है रैडिको खैतान, इसके अलावा अडानी एनर्जी सोल्यूशन से भी इन्होंने कर लिया है एग्जिट। सचिन जी पहली पिक? वह श्रेया जी, पहली पिक जैसे कि हमने बात की स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, उसके चलते हेल्थ केयर सेक्टर से एक स्टॉक जिसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया है, स्टॉक का नाम है एनएच, नारायण हृदयालय। और ये स्टॉक्स में अगर डेली चार्ट्स पे देखूं तो एक बुलिश एंगल, बुलिश फ्लैग पैटर्न्स के जो है वो ब्रेकआउट्स। सचिन जी माफी चाहूंगी, ये नारायण हृदयालय हमें कोई और स्टॉक ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे बैन लिस्ट में है। कोई और स्टॉक अभी आप देना चाहेंगे या फिर थोड़ा सा वक्त चाहेंगे? बिल्कुल, दूसरा स्टॉक मेरी रडार पर जो है वो आरआर केबल है। अगर वो आपकी लिस्ट में हो तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। जी, आरआर काबिल आप दे सकते हैं बिल्कुल। या तो आरआर केबल में यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी, करीब 12,838 के आसपास में स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस रखना है 1199 का। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब मुझे लग रहे हैं 1330 तक के देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आरआर केबल में बाइंग की सलाह। आरआर काबिल बाइंग की सलाह, शानदार तेजी कल भी हमें देखने को मिली थी इस पर्टिकुलर काउंटर में, रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव, कल भी 15% इंट्राडे में उछला, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। तो आरआर काबिल आप बाई कीजिए, 1330 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1199 का लगाकर चलना है। पवन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रखते हैं, एक बार उस पर नजर, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से? एग्जिट किया है कोल इंडिया, केपीआईटी टेक से प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही एग्जिट किया है टाइटन से और डीएलएफ से भी कर ली है उन्होंने एग्जिट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए पवन जी, पहली पिक क्या होगी आज, सेल या बाय? श्रेया, मेरे को फॉल का मार्केट अभी लग रहा है और बैंक निफ्टी को मुझे ऐसा लगता है एक्सिस बैंक लीड करेगा एक फॉल के लिए। तो एक्सिस बैंक शॉर्ट की मेरी राय रहेगी। 1166 के आसपास अभी सीएमपी चल रहा है, 1184 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1100 का मेरा टारगेट रहेगा।
ओके, एक्सिस बैंक शॉर्ट करने की राय फिलहाल डेलो के आसपास देखिए परसिस्ट कर रहा है, इसमें पेन भी और रिजल्ट भी इसके उतने वाव लगे नहीं थे एक्सिस बैंक के जिस तरीके से नंबर्स आए। तो शॉर्ट की राय यहाँ पे, और नीचे का टारगेट आप 1100 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1184 का लगाकर चलना है। लगे हाथ पवन जी, आपसे शुरुआत करूंगी, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? मैं दूसरी पिक के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहूंगा। एक बार अगर डिसिसिवली ये लेवल टूटता है तो फिर मैं एक और शॉर्ट के जाऊंगा, जो मैं आपको लेटर हाफ में बताऊंगा। बिल्कुल, इंडिया विक्स में तेजी और जिस तरह से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में, थोड़ा सा इंतजार पवन जी की तरफ से। सचिन जी, दूसरी पिक? मेरी दूसरी पिक श्रेया जी यहाँ पर भारतीय एयरटेल में बाइंग की रहेगी। 1900 1901 के आसपास स्टॉक मूव कर रहा है, यहाँ से एक बार बाइंग लिया जा सकता है। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 1852 का। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट्स करीब 2020 तक देखने के लिए मिलेंगे। ओके, भारतीय एयरटेल देखिए अच्छी खासी तेजी, 2% से ज्यादा तेज होकर कर रहा है कारोबार, और ब्रोकरेजेस भी इस पर काफी ज्यादा बुलिश हैं, अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए बाई की सलाह सचिन जी की तरफ से। भारतीय एयरटेल में टारगेट स्टॉप लॉस सचिन जी दोहराएंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, जो स्टॉप लॉस है वो 1852 का रहेगा और अपसाइड टारगेट जो है वो 2020 का रहेगा। 2020 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 1852 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। ओम जी, दूसरे पे क्या होगी आपकी? जी श्रेया जी, मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहूंगा और सेकंड सेशन में अगर कुछ मूवमेंट आता है तो उस हिसाब से स्टॉक पिक कर। ठीक है, ओम जी और पवन जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार, और सचिन जी ने अपने दोनों पिक्स बता दिए हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे आईओबी के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव से बातचीत। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही यानी Q4 के रिजल्ट की बात करें तो बैंक की ब्याज आय करीब 13% और मुनाफा यानी प्रॉफिट 30% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी अच्छा सुधार देखने को मिला, हालांकि प्रोविजनिंग बढ़कर 2 गुना हो गए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये प्रॉफिट और रेवेन्यू में ठीक ठाक बढ़ोतरी में देखने को मिली, एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, इस पर आपकी टिप्पणी, कौन से की ड्राइवर्स रहे जिसने इसको पुश किया है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा क्रेडिट ग्रोथ जो इस साल हुआ है वो 14% का ग्रोथ हुआ है, और जब क्रेडिट ग्रोथ होता है तो उससे जो इंटरेस्ट इनकम है वो नेचुरली इम्प्रूव होता है, और इंटरेस्ट इनकम से फिर एनआईआई और एनआईएम। तो बेसिकली जो नंबर्स जो इम्प्रूव हुए हैं इनकम में और प्रॉफिट में, वो बेसिक जो उसका रीजन है वो ये है कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों से अच्छा हो रहा है, और पिछले साल भी हम लोगों ने 14% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है। ओके, सर लोन ग्रोथ पे अगर मैं टिपिकली और सेपरेटली बात करूं तो किस सेक्टर या सेगमेंट ने लोन ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो, अगर आप आईओबी का क्रेडिट पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारा रिटेल, एग्री, एमएसएमई और कॉर्पोरेट चारों में 24 से 27% का शेयर है, और उसी प्रोपोर्शन में हमारा ग्रोथ भी होता है हर साल। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम लोग नहीं बोल सकते कि इसमें हमने ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है। हमने रिटेल में भी ग्रो किया हुआ है 20% से ज़्यादा, एग्रीकल्चर में करीब 26%, 27% का ग्रोथ है, एमएसएमई भी डबल डिजिट है, और कॉर्पोरेट क्रेडिट में भी सेलेक्टेड जो पीएलआई पैरामीटर्स हैं, जो पीएलआई सेक्टर्स हैं, जो 14 की पैरामीटर्स हैं, उनमें भी हम लोगों ने सेलेक्टिव लेवल पे ग्रोथ किया। तो इट्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ आई विल से। ओके, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ है। अजय जी, जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो क्या कंपनी इसके मद्देनजर कोई कदम उठा रही है? कोई ऐसे प्रोग्रेस चीज है जो अंडरवे है? हाँ, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट या जो प्रोसेस या जो सॉफ्टवेयर नया दिखता है 6 महीने वो पुराना हो जाता है, क्योंकि उसका नया वर्जन आ जाता है, नए चैलेंज आ जाते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार जारी है पिछले 5-6 सालों से हमारे बैंक में भी। इस साल जो हमारा हमारा जो सीरियसनेस है आईटी को लेके, वो आप इससे जज कर सकते हैं कि इस साल हम लोगों ने 1700 करोड़ का बजट लिया हुआ है, जो कि आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग स्पेंड करने वाले हैं, और उसमें सारी चीज़ें हैं, प्रोसेसेस से लेके, प्रोडक्ट से लेके, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और ये जैसा मैंने बोला ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, और मार्केट में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट और प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि आईटी और डिजिटल में जो बेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे पास अवेलेबल है, दैट एट पार विथ
any of the best service providers in the banking infrastructure. तो उस तरीके से फोकस है, क्योंकि बिना डिजिटल, बिना आईटी के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, सभी जानते हैं, और इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। और ये स्पेंड करने के अलावा जो हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फोकस रहा है वो कि हम कैपेबल लोगों को रिक्रूट करें। तो हर साल हम लोग रिक्रूट करते हैं, करीब 1500 से 2000 नया टैलेंट बैंक में लेके आते हैं। इस साल भी हमारा प्लान है करीब 2000 रिक्रूटमेंट का, और इसमें से इस साल जो मेजर है वो मेजर रिक्रूटमेंट स्पेशल जो क्वालिफिकेशंस और स्पेशल जो रिक्वायरमेंट्स है बैंक की, साइबर हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, आईटी, डिजिटल, रिस्क, ट्रेजरी, क्रेडिट, तो इन सारे सेक्टर्स के लिए जो स्पेशलाइज तरीके का जो टैलेंट है उसको हम लोग रिक्रूट करने के लिए इस साल हमारा प्लान है। बहुत अच्छा है सर प्लान आपका, हेड काउंट्स भी अच्छे बताए आपने। लेकिन सर सवाल यहाँ पे कि आपने रिसेंटली 1436 करोड़ का फंड रेज किया था वाया QIP, उसके बाद इक्विटी कैपिटल में भी आपने 4000 का फंड रेज किया, इसके पीछे की वजह सर? हाँ, एक चीज़ तो ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग था वो 96% था, और अभी फरवरी मार्च के महीने में हम लोगों ने 1436 करोड़ का कैपिटल रेज किया QIP के थ्रू, जैसा आपने बताया। तो उससे जो शेयर होल्डिंग रिड्यूस होकर 94.61 पे आई है। और आप सभी को मालूम है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जो रिक्वायरमेंट है नियमानुसार, वो 75% होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी हमारा 94 पे है, तो 94 को रिड्यूस करके हमको 75 पे लाना है। तो इस साल भी हम लोगों ने कैपिटल रेज करने के लिए बोर्ड से अप्रूवल लिया है, और जो 4000 करोड़ की आपने बात की। और ग्रेजुअली हम लोगों का प्रयास ये है कि हम जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो रिक्वायरमेंट है 75% तक, वहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ 18 to 24 मंथ्स हम वहाँ पे पहुँच पाएँ। तो उस दिशा में प्रयास जारी है। ओके सर, तो ये एडिशनल इक्विटी कैपिटल आप कहाँ डिप्लॉय करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे लोन बुक को, डिजिटल इनिशिएटिव्स लेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे सर? हाँ, मेजर ये क्रेडिट ग्रोथ में जाएगा। हमारा जो CRAR आपने देखा होगा तो 19.74% है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है सिस्टम में। रिक्वायरमेंट 11.50 की है, हमारा 19.74 है। तो ये बेसिकली कैपिटल ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ के लिए यूज होगा। और जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है, इसको करके लोन बुक जो हमने बताया कि 14% से ज़्यादा 14-15% के आसपास का ग्रोथ इस साल भी है, तो ये कैपिटल वहाँ यूज होगा। ओके सर, आखिरी सवाल मेरी तरफ से आएगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्या आउटलुक है सर? हम कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहे हैं पिछले 8 क्वार्टर से। अगर आपने क्वार्टर भी देखा होगा हमारे क्रिटिकल पैरामीटर्स, इस साल भी हमारा प्लान यही है कि हमारा हर क्वार्टर पहले वाले क्वार्टर से बेटर हो। ओवरऑल 12 महीने का जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का हमारा आउटलुक है वो ये है कि हम लोग डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 10 से 11% के आसपास का हमारा प्लान है, और लास्ट ईयर भी हमारा 10 का था, हमने ऑलमोस्ट वहाँ अचीव किया। क्रेडिट ग्रोथ 14 से 15% तक रहेगा हमारा, और जो मार्जिन है निम जो 3.58 है अभी, उसको भी हम लोग अराउंड 3.4 to 3.5 के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ओके अजय जी, ये जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट RBI ने तोहफे में दिया, इससे आपने कोई ग्राहक को पास ऑन किया सर? वहाँ पे कोई ग्राहक को फायदा पहुँचता हुआ नजर आया आपकी कंपनी की तरफ से? बिल्कुल, RBI के 2 रेट कट हो गए, 25-25 बिप्स के 2 बार, फरवरी में और अप्रैल में। और ये रिपो हमारा जो टोटल रिटेल और MSME पोर्टफोलियो है, वो दोनों मिला के लगभग 50% होता है हमारा टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का। तो इसमें वो इंस्टेंट पास ऑन हो जाता है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट रिपो लिंक्ड है। तो जैसे ही रिपो में कोई चेंज होता है तो वो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे ग्राहकों के लिए, वो भी इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आता है। तो 50 बिप्स ऑलरेडी कम हो रखा है सारे रिटेल लोन में, सारे MSME लोन में, और आगे भी अगर रेट कट आगे होता है तो उसको भी हम लोग हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने इतने समय के साथ डिटेल आंसर किया मेरे सारे सवालों का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, CNBC आवाज़ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया सर। और IOB की बात कर रहे हैं आज, तो सचिन जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, IOB बैंक के शेयर प्राइस आप देखें आज, हालांकि जिस तरीके से डेंट पड़ा है, 2% ज़्यादा करेक्ट होकर कारोबार कर रहा है, लेकिन रिजल्ट ठीक रहे, मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है, आपने सुना ही होगा। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाएं IOB जिनके पास ने? क्या ये मौका है खरीदने का, या फिर अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए?
वेल देखिए, टेक्निकली अगर मैं देखूं तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। रिसेंटली हमने एक अटेम्प्ट देखा था लोअर साइड से करीब 34 के आसपास से एक अप मूव कंटिन्यू हुआ था, एक रिकवरी मूव था, बट ऑन दी हायर साइड में करीब 40 के आसपास के हाईज को टेस्ट करने के बाद में स्टॉक ने वापस से एक रिट्रेसमेंट दिखाया है। सो अभी भी स्ट्रक्चर वीक है। हायर साइड में अभी के लिए 40 एक एज एन हम रेजिस्टेंस जोन्स कंसीडर कर सकते हैं, वाइल ऑन द लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट एरियाज वही 33 34 के आसपास में, जो कि इसका एक इमीडिएट बेस बना था 7 अप्रैल के आसपास में, उसको कंसीडर किया जा सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए मेरी सजेशन रहेगी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए स्टॉक को। फ्रेश बाइंग अभी भी नजर नहीं आ रही है स्टॉक के अंदर, बट ये जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनको सलाह रहेगी एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। लोअर साइड में 34 जो एक इमीडिएट बेस है उसका एक स्टॉप लॉस कंसीडर कीजिए। ऑन दी हायर साइड जैसे स्टॉक 40 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबली करीब 45 48 वो लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो फिर फिलहाल ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, आईओबी पे आप ये स्ट्रैटेजी अपना इसी के साथ रुक लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर। और देखिए जिसका था 80 अंकों की गिरावट के साथ 24,380, निफ्टी और 395 अंकों की गिरावट के साथ 54,524 के लेवल पर बैंक निफ्टी। फिलहाल ये स्थिति आपके स्क्रीन पर। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ और फटाफट से हमारे स्क्रीन पर लेकर आते हैं खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो। ओम जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने सुझाया अपार इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो। अपार में टारगेट प्राइस 6,240 का, स्टॉप लॉस आपको 5,500 को लगाकर चलना है। बजाज ऑटो में टारगेट 8,400 और स्टॉप लॉस आपको 7,900 को लगाकर चलना है। क्या स्थिति दोनों स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है? तो बजाज ऑटो फ्लैट कारोबार कर रहा है और अपार इंडस्ट्रीज देखिए लगभग 0.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा हुआ नजर आ रहा है। पवन जी ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट बाई साइड की ट्रेड दी, एक्सिस बैंक सेल साइड की ट्रेड दी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में टारगेट 3,300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 2,900 को लगाकर चलना है। वहीं एक्सिस में आप टारगेट नीचे का 1,100 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 1,184 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति प्रॉफिट या लॉस? तो एक्सिस अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखिए यहाँ पर लगभग 0.1% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है, नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ये भी सचिन जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। आरआर काबिल, भारतीय एयरटेल दोनों ही बाई साइड की ट्रेड। आरआर काबिल में टारगेट प्राइस 1,330, स्टॉप लॉस आपको 1,199 का लगाकर चलना है। भारतीय एयरटेल में टारगेट 2,020 और स्टॉप लॉस आपको 1,852 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति दोनों ही स्टॉक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है? तो आरआर काबिल लगभग 0.5% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न, भारतीय एयरटेल भी फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न ही लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहते हैं, कौन से खिलाड़ी अभी आगे हैं हमारे? तो सचिन गुप्ता जी आगे हैं और पहले पायदान पे है बरकरार, लगभग 0.3% से ज्यादा इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर पवन जी और ओम जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है और यहाँ पे टक्कर देखने को मिल रही है। पवन जी का पोर्टफोलियो 1.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न, वहीं ओम जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 1.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज जुड़े रहने के लिए। शो से इतना ही, सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज।